ह्यूमन। आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। हमारी लघु फिल्म एक्स जागीरदार एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब राजनीति में सक्रियता दिखाई तो अपना एक विशेष छाप उस क्षेत्र में छोड़ी, जब समाज सेवा या अपने कार्यों के माध्यम से समाज में एक अलग पहचान बनाई। आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब, पूर्व जागीरदार, बहुत स्वागत है सर। जिस तरह से हम लोग इस लघु फिल्म में बोरखेड़ा का जो इतिहास है, आपकी जो रियासत है, उसका इतिहास को हम लोग समेट रहे हैं। हमने हवेली के विषय में कई सारे शूट किए। देवास में इस समय हम हैं। इस पूरी रियासत की शुरुआत कहाँ से होती है, इस विषय से ही हम बातचीत शुरू करेंगे। कैसे इसका इतिहास है सर, इसकी शुरुआत कैसे? सब देखा जाए तो हमारे परिवार का इतिहास तो 700 साल से भी अधिक पुराना है। मेरे पूर्वज 13वीं शताब्दी में यहाँ आए थे नागदा। सबसे पहले नागदा उस समय नगर था और एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र था। उज्जैन और नागदा, ये मालवा के दो बड़े व्यावसायिक केंद्र थे। तो यहाँ पर हमारे पूर्वज आए थे। उस समय मांडू के सुल्तान के अधीन ये इलाका था। तो मांडव के सुल्तान से हमारे पूर्वजों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें हमारे पूर्वजों ने ये इलाका मांडव के सुल्तान से छीना और इस युद्ध में बहुत भयंकर विध्वंस हुआ था नागदा का। नागदा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो हमारे पूर्वजों ने देवास नागदा के समीप एक छोटा सा गांव था, ये टोड़ी नाम का पहले, इसमें आके फिर हमारे पूर्वज बसे। तो देवास को मेरे पूर्वजों ने, अच्छा, ये 13वीं शताब्दी के बाद। फिर 13वीं शताब्दी से लेके और तब तक हमारा यहाँ पे राज्य रहा देवास के आसपास। तब देवास का नाम क्या हुआ करता था? उस समय देवास का नाम देवास ही था, देवियों का वास था। अच्छा। तो ये देवियों का स्थान तो बहुत प्राचीन है, इसका कोई इतिहास किसी को भी पता नहीं। अच्छा। यहाँ के बारे में जैसा बताया था कि राजा भद्राजी ने भी यहाँ पर तपस्या की है। तो हमारे पूर्वज तो आए 13वीं शताब्दी, लेकिन ये तो 2000 साल से भी अधिक पुराना इसका इतिहास है। तो हमारे पूर्वजों ने बसाया देवास, इसका नाम देवी के जो देवियों का वास था उस हिसाब से देवास इसका नाम हुआ। और तब से लेके फिर 1727 तब तक हमारे पूर्वज इस इलाके में काबिज रहे। और 1727 में फिर मराठों का आगमन हुआ। तो ये बहुत बड़ी शक्ति थी। इसमें होलकर, पवार और सिंधिया तीनों ने मिलकर जो है इस इलाके में प्रवेश किया। तो हमारे पूर्वज इनसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी इनकी। तो इनसे फिर संधि हमारी हुई। अच्छा। इनसे संधि हुई पवारों से हमारी। तो संधि में फिर इन्होंने 30 गांव हमारी तरफ के, भाई 30 गांव आप रख लो और रहो यहाँ। तो संधि जब उस समय बोरखेड़ा जो था ये जंगल था काफ़ी, इसके आसपास बहुत जंगल था। तो वो सुरक्षा के हिसाब से कुछ गुरिल्ला वार भी चला मराठों के साथ। तो उसमें वो सुरक्षित स्थान था, उसमें जाके फिर वहाँ रहने लगे। फिर जब इनसे हमारी संधि हो गई और संधि को स्थायी बनाने के लिए तत्कालीन महारानी साहब ने हमारे जो उस समय के जो रावत किशन सिंह जी जो थे पूर्वज, उनको राखी बांधी। उस राखी बंधाई में ये छतरी बाग और यह तालाब महारानी साहब को राखी बंधाई में दिया। वो तालाब मेरे पूर्वजों का खुदाया 15वीं शताब्दी। अच्छा। जिसको मीठा तालाब के नाम से जाना जाता है। ये भाव सिंह जी थे हमारे पूर्वज, उनके द्वारा खुदाया गया और इसका नाम भाव सागर था।
उसके बाद तब से 1727 के बाद तो हम लोग गोलखेड़ा में काबिज हुए। फिर तब से लेके 1818 तक हमारे पास 30 गांव रहे और देवास में फिर कुछ अधिकार हमको पावरों ने दिए कि भाई जिस तरह की अभी मध्य प्रदेश शासन है और नगर पालिका नगर निगम के जो अधिकार हैं, इस तरह के कुछ तो इसमें हाउस टैक्स करने वसूल करने का अधिकार, उसके साथ ही रजिस्ट्री करने का अधिकार वो हमारे ठिकाने पर। और विशेष दोनों मतलब स्टेट्स में दोनों रियासत में हमारा प्रथम श्रेणी का मान सम्मान था। और ताजीम थी, ताजीम मतलब जैसे प्रोटोकॉल होता है उस जमाने में ताजीम कहलाती थी। ताजीम में जो भी जागीरदार होता था जाते थे तो पूरा दरबार उसके सम्मान में खड़ा होता वो ताजीम तब से रहा। फिर 1818 में एक लॉर्ड मालकम आए अंग्रेजों, तो उन्होंने फिर संधि करी तो उन्होंने कुछ विवाद होते थे आपस में गांव के लोग, वसूली के मामले हमारे आदमी भी जाकर वसूली करते थे, परिवारों के भी जाते थे, तो कुछ झड़प होती थी। तो ऐसा उन्होंने एक ट्रीटी करवाई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने एक संधि करवाई कि भाई इस तरह का जहाँ विवाद है भाई मतलब आपको रेवेन्यू से, तो उन्होंने 29 गाँव खालसा गए और एक गोरखेड़ा हमारे पास रखा। और उस 29 गाँव की जो रेवेन्यू आती थी वो उन्होंने फिक्स कर दिया अमाउंट कि भाई ये पवार सरकार के खजाने से आप ले लें। तब से वो आज़ादी तक तो चलता रहा। तो ये कहानी, ये पूरा इतिहास है। फिर इसके बाद आप वापस फिर देवास आ गए। देवास से तो संपर्क हमारा रहा। देवास में तो हमको पवारों ने भी अधिकार हमारे बहाल किया, हाउस टैक्स हम वसूल करते थे, रजिस्ट्री करने का यहाँ का अधिकार हमको था। तो टेकरी की पूजा भी हम लोग ही करते थे, टेकरी की सुरक्षा का दायित्व भी हमारे ठिकाने को उस जमाने में जंगल था, चोर डाकू लुटेरे और ये शेर वगैरह भी रहते थे, तो यात्रियों को सुरक्षित दर्शन करवाना, लाना ले जाना, ये भी हमारे ठिकाने की जरूरत है। अभी भी आप पूजन करने जाते हैं, नवमी की रात को जाते हैं। और जितने भी ग्राम देवता है, खेड़ा देवत जिसको बोलते हैं, उसकी पूजा हम आज भी करते हैं। और माता जी, बड़ी माता जी भी हमारे तरफ से आनंद भी होता है। सर, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से? राजनीतिक शुरुआत सब मेरी, वैसे तो मैं जब पढ़ता था कॉलेज के ज़माने से तब से मैं राजनीति में सक्रिय रहा, स्कूल के टाइम से ही रहा। और फिर कॉलेज की राजनीति में भी काफ़ी लंबे समय तक हमने काम किया। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय 1978 में गोरखेड़ा में ग्राम पंचायत के चुनाव थे, जून का महीना था। तो हम लोग तो छुट्टियों में जाते थे गाँव। तब वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे वहाँ सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ा। लोगों ने बोला कि साहब, पर जब मैं सरपंच का चुनाव वहाँ लड़ा, जब मैंने उस ज़माने में सब सोचा, आप तो मैं 78 की बात कर रहा हूँ, तब मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति की बजाय देवास के इस क्षेत्र में काम करने की ज़्यादा आवश्यकता। तो फिर मेरा जो है एजुकेशन तो 1980 में कंप्लीट हुआ, मैं LLB में सरपंच बन गया था। फिर तब से मैंने कार्यक्षेत्र वही चुना था। और तब से सतत लगातार हम 40 साल तक इस क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय रहे। और ग्राम पंचायत से लेके फिर जनपद पंचायत, मंडी, सोसाइटी और जिला पंचायत, सारे चुनाव हमने उस क्षेत्र से 40 साल क्षेत्र की सेवा की है। और आप मतलब ये खैर हम क्या बोले, ये तो क्षेत्र की जनता का प्यार समझो या उनका आशीर्वाद समझो कि उन्होंने लगातार 40 साल तक हमको, हम जिस भी चुनाव में खड़े हुए उस चुनाव में हम कभी हारे। तो क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं हम तो इस बात। सर, कई बार बातचीत में आप बताते हैं कि उस दौर में जब एजुकेशन को लेके लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे, तब हम देखते हैं कि आपके परिवार में बुआ हैं, सिस्टर हैं, या सभी लोगों का हाई एजुकेशन है। अब सब क्या था कि मेरे पिताजी भी उस ज़माने में सिंधिया स्कूल में पढ़े हुए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड की उनके पास डिग्री थी। तो काफ़ी वो जागरूक रहे और उनने उसको समय देखा, उन्होंने मर्जर का विलीनीकरण रियासत का समय भी देखा। तो उस जो है एजुकेशन की जो वो थी अहमियत, उसको वो समझते थे। तो इसलिए उन्होंने, मेरी दोनों बहनें जो मुझसे बड़ी है उस ज़माने में, उनको भी दोनों को, उनका क्या एजुकेशन है? एक बड़ी वाली सिस्टर तो मेरी BA है और एक छोटी BSc। और आपने LLB? मैंने LLB किया। और उसी का था, वो यही कहते थे भाई स्त्रियों की शिक्षा बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चों को संस्कार तो जो है वो माँ से मिलता है। तो प्रथम शिक्षक बच्चों की माँ होती है। तो उनका सोचना था कि
महिलाओं का समाज वही समाज तरक्की कर सकता है जहाँ महिलाएं शिक्षित हैं। तो उस ज़माने में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया भी हुई। राजपूत समाज में महिलाओं को बाहर भेज के पढ़ाना लोग उचित नहीं समझते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ा। तो उस समय बड़ी प्रतिक्रिया हुई समाज में कि देखो साहब बोरखेड़ा ठाकुर साहब लड़कियों को बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इनको तो घर का काम करना है। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये 20 साल बाद तुम करो, और वही हुआ। आज देख रहे हैं आप सब अपनी लड़कियों को। सर आपने 40 साल तक पूरी सक्रियता से इस क्षेत्र में राजनीति की, लोगों की, समाज की सेवा की, तो वो उस दौर में और अब में कुछ अंतर दिखाई देता है सर? ज़मीन और आसमान का अंतर है, बहुत बहुत फर्क। किस तरह का? मतलब जो नैतिक मूल्य थे ना उसका ह्रास होता है। मतलब नैतिकता एक उस जमाने में नेता भी ईमानदार थे और जनता। प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब से हमने विस्तार से बात की, जिस तरह से आपने अपने मूल्यों के, सिद्धांतों को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा। राजनीति के विषय में जब बात की तो आपने अपनी जो मंशा, अपने विचार हैं उसको स्पष्ट किया, इतिहास को जाना। सर भविष्य में फिर हम आपसे किसी इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। बहुत नमस्कार। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हम लघु फिल्म एक्स जागीरदार में तमाम विषयों को समेट रहे हैं। हमारे साथ शत्रुंजय सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और जिस तरह से आपकी रियासत पे हम लोग पूरे विषयों को समेट रहे हैं, इतिहास से ही बातचीत शुरू करते हैं। जी, आपने कितना समझा सर इस रियासत के इतिहास में? सब जैसे इतिहास की बात है तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे को मतलब मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को मेरे दादाजी के साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और काफ़ी लंबा समय मैंने मेरे जीवन काल के 32 वर्ष उनके साथ में गुजारे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्ड ऑफ माउथ आप बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा इतिहास आपको पन्नों में नहीं मिलेगा। जैसे जहाँ तक देवास के इतिहास की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं मराठा कालीन इतिहास ही सब जगह हम लोगों को देखने को मिलता है, पर मराठा कालीन से पहले देवास में कौन था, किसका राज था, कैसे देवास स्थापित हुआ, वो कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ से ही हमको सुनने को मिलता है। तो मेरा हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैंने अपने पुरखों के साथ में इतना समय व्यतीत करा, तो उनसे हमने काफ़ी इतिहास के बारे में सुना और पढ़ा भी सही। आपके इतिहास में हम देखते हैं, यदि बहुत ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, तो जिस तरह से सर से बात होती है, मैम से बात होती है, और आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आपके परिवार में राजनीति का भी एक क्षेत्र में एक अलग रुतबा रहा, हस्तक्षेप रहा। युवा होने के नाते आपका कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ सर राजनीति में आने का? सब बिल्कुल रहा, शुरू से ही दादाजी के टाइम से ही जनसेवा का मार्ग हमारे परिवार के द्वारा चुना गया है। तो राजनीति मात्र एक माध्यम है जनसेवा का, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जहाँ तक बात है राजनीति की, तो शुरू से ही हमने, हमारे दादाजी जो निर्विरोध सरपंच रहे हैं 40 वर्ष तक, उसके बाद में मेरे पिताजी का भी बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, और फिर मेरी माताजी का भी काफ़ी लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। और वर्तमान की परिदृश्य में बात करूं तो मेरी अभी श्रीमती जी हैं जो वर्तमान में निर्विरोध सरपंच है मेरे गांव की, बोरखेड़ा की। तो निश्चित रूप से अभी अगर वर्तमान की बात करें तो हम लोग सक्रिय हैं राजनीति में, और उसको हम केवल और केवल एक जनसेवा का माध्यम मानते हैं। तो भविष्य में आपको मौका मिलता है तो आप भी आगे आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्यों नहीं आएंगे। मतलब बिल्कुल आना चाहिए, और पढ़े लिखे युवाओं की काफ़ी ज़रूरत है राजनीति में, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर से युवाओं की बहुत ज़रूरत है, पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हम देखते हैं सर आपके इस पूरे इतिहास में, कि एजुकेशन को लेकर बहुत महत्व दिया गया आपके परिवार। आपने भी कितना जाना कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के उत्थान की? जी निश्चित रूप से मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है, और आज के परिदृश्य में एक शिक्षित युवा होना सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से हर चीज़ को समझ पाएंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हर चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आप शिक्षित रहेंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा तो पूर्ण तरह ग्रहण करनी चाहिए युवाओं को। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? सब मेरा एजुकेशन की बात करें तो मेरी स्कूलिंग डेली कॉलेज इंदौर से हुई,
और उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से किया और उसके बाद में मैंने वकालत की डिग्री अर्जित करी केपी कॉलेज देवास। सर, यदि राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो चूँकि देवास की हर विधानसभा में आपका हस्तक्षेप रहा है, लेकिन यदि नेतृत्व की बात करें भविष्य में तो कौन सी विधानसभा आपके लिए बेस्ट लगती है कि इस विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकते? सब वैसे तो देवास में काफ़ी प्रभाव रहा है मेरे पूरे परिवार का, पर अगर मौका मिलता है तो हमारी जो नेटिव सीट है बुरखेड़ा, वो हाटपिपलिया विधानसभा अंतर्गत आती है, तो हाटपिपलिया ही पहली पसंद होगी। सर, एक अंतिम संदेश युवाओं के लिए ये कि युवा नेतृत्व होने के नाते युवा किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाए? सब जहाँ तक युवाओं का सवाल है, देखिए मेरा तो ये मानना है कि आजकल जो कि युवा कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरह ज़्यादा आकर्षित होता है। सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तो मेरा मानना है कि धरातल पे युवाओं को देखना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। सोशल मीडिया तो सिर्फ एक समय टाइम पास करने का तरीका है, तो मेरा मानना है कि धरातल पे आकर युवाओं को उतरना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करनी चाहिए। तो जिस तरह से शत्रुंजय सिंह साहब से हम बात करते हैं तो बहुत ईमानदारी से वो जो बात कहते हैं कि युवाओं के लिए कि सोशल मीडिया एक आकर्षण हो सकता है, लेकिन धरातल पे ज़मीन से जुड़े हुए रहते हुए अपना विकास संभव है। ऐसे कई सारे विषयों पर भविष्य में हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमने अभी सिसोदिया साहब से बात की, अब हम मीनाक्षी मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से हम लोग शॉर्ट फिल्म तैयार कर रहे हैं बोरखेड़ा जागीर पर, और यदि हम यहीं से अपनी बातचीत प्रारंभ करें कि जो आपकी रियासत है उसके इतिहास को लेके आपने कितना समझा और क्या इसकी गरिमा है? ये तो मैं शादी होके जब आई थी तो यहाँ पे हम लोग सीधा बोरखेड़ा गए थे, और फिर जब पता चला कि यहाँ के रावत ठाकुर साहब दिलीप सिंह जी जो हैं यहाँ के ठाकुर साहब थे, और मैं यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अकेले परिवार की मैं एक इकलौती बहू हूँ यहाँ की, और सब लोगों का सम्मान, सब लोगों का प्यार जब मुझे मिला तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि गांव में। तो मैम, देवास ज़्यादा रहना पड़ा आपको या बोरखेड़ा? मैं शुरू में तो गांव में रही। बच्चे जब तक स्कूल नहीं जाते थे एजुकेशन के, उधर हम लोगों का क्या एग्रीकल्चर है मेन बिजनेस, तो फिर आप भी अकेले हैं और मेरे फादर इन लोग भी अकेले ही थे, तो कंटिन्यू 8-9 पीढ़ी से हम एक सिंगल बॉय हैं घर में। तो उन्हें फिर क्या जॉब करने की वो नहीं है, फिर एग्रीकल्चर संभालने की दिक्कत आती है, तो हम सब लोग गांव ही रहे ज़्यादातर। और जब बच्चों का एजुकेशन शुरू होने लगा तो मैंने अपनी बेबी को अपने मायके उदयपुर भेजा। फिर मैंने कहा चलो, फिर सेकंड बेबी जब हुई थी तब भी मैंने सोचा कि अभी तो बच्चे छोटे हैं तो पढ़ लेंगे। फिर उनको उनकी बुआ के पास भेजा, एक को मैंने। फिर थर्ड भी बेबी हुई है, उसको भी सोचा कि इसको भी मैं उदयपुर में ही पढ़ा दूँ। तो उसने मुझे बोला था कि मम्मा आपसे मैंने पहले बोला था कि मैं देवास ही पढ़ूँगी, तो जिद पे अड़ गई। फिर उसको मैंने उदयपुर एक बार तो भेज दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा अगर नहीं पढ़ रही हूँ
तो चित्तौड़ सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला दूँगी उसको, वहाँ अपनी बुआ के पास रह लेंगी दोनों, इससे बीच वाली और दोनों। फिर वो वहाँ पे भी नहीं पढ़ाई करी तो उसका पूरा साल बर्बाद हुआ। फिर आ गई, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई हम रहेंगे यहाँ, आप बच्चों का एजुकेशन के लिए देवास जाओ। तो मैंने 1 साल अप डाउन करा, अच्छा गांव से देवास। अच्छा। फिर बेटा हुआ मेरा, उसके लिए भी मुझे आना ही था। तो जब वो एडमिशन मैंने विंध्याचल एकेडमी में करवाया, तब तक बेटा 2 साल का हो गया। वो भी उनके साथ मैंने विंध्याचल में उनका भी एडमिशन करवा दिया। तो फिर दोनों बच्चों के साथ में देवास रहना, तो मैंने 11 साल बुरखेड़ा में निकाले शादी के बाद। और उस टाइम में जिस तरह से हम सर से बात करते हैं कि आपके जो परिवार में एजुकेशन का बहुत महत्व था, जी और चूंकि आप राजस्थान से हैं तो जी। आपके यहाँ भी इतना ही महत्व था जब आप यहाँ आए और एजुकेशन का आप जी, मेरे फादर जो हैं उदयपुर यूनिवर्सिटी में फिजिकल डायरेक्टर रहे हैं और ऑल इंडिया स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा और काफ़ी उनको लाइक भी करते, पसंद भी करते और बहुत अच्छे इंसान थे वो। और सब जगह उनकी जान पहचान बहुत थी, लोग मानते भी थे उनको। काफ़ी उन्होंने टूर्नामेंट्स करवाए, अपने खेल ग्राउंड को इतने प्यार से रखते थे कि बिल्कुल कोई कचरा ना होना, उनको बार बार मेंटेन करना। तो सारे लोग वहीं आके प्रैक्टिस करते थे। तो आपकी जो स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई वो पिताजी के कारण ही मान सकते हैं उसको? जी, वो मैं स्पोर्ट्स में देखती थी कि फादर इसमें है, और फिर मेरे फादर को भी यूँ लगता था कि भाई मेरे बच्चे भी खेले कूदे तो मेरा भी नाम आगे बढ़े। तो हर एक इवेंट्स में बाहर से भी फॉरेनर्स लोग भी वहाँ पे एजुकेशंस के लिए उदयपुर यूनिवर्सिटी में आते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें सब्जेक्ट नहीं था। तो हम जब देखते थे कि फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट, सब लोग वहाँ पे बास्केटबॉल हुआ, एथलेटिक्स हुआ, हॉकी, क्रिकेट, जो भी सारे गेम्स उसी ग्राउंड पे, सब अलग अलग ग्राउंड्स बना रखे थे उन्होंने। उस पर सब इंडिया टीम भी वहाँ आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया टीम भी वहाँ पे करके टूर्नामेंट्स हुए थे उनको इनवाइट करा था मेरे फादर ने। तो पूरी टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया की। तो वो सब हम लोग देखते थे तो हमें यूँ लगता था कि हम लोग भी खेलें। तो मेरे फैमिली में सारे नेशनल प्लेयर, जी, आप भी? और मैं भी 9 बार नेशनल प्लेयर रही हूँ। अच्छा जी, बास्केटबॉल की भी मैं प्लेयर रही हूँ। फिर मेरे कोच जो हैं हिम्मत सिंह जी राव साहब से मेरे फादर ने कहा कि भाई मेरी बेबी को भी आप इसमें डालो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो वो वहाँ उदयपुर के पास नैनवारा करके वहाँ के राव साहब थे, वो एथलेटिक्स के कोच थे हमारे। फिर हम लोग जब ग्राउंड पे जाते तो वो हमें एक्सरसाइज करवाते थे ग्राउंड के, भाई 4 चक्कर लगाओ, 3 चक्कर लगाओ, पहले वार्म अप होना पड़ेगा, फिर एक्सरसाइज करवा के और फिर हमें कंपटीशन में बॉयज़ के साथ हमें उनकी कंपटीशन करवाते थे। तो हमें भी यूँ लगता था कि नहीं, हमको इनसे आगे निकलना है। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ खेले? मैं पहले तो राजस्थान में हमारे लोगों का स्टेट होता है, तो राजस्थान में भी मैं टॉप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 4 इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल लिए हैं। तो 200 है, 800 है, हर्डल्स है, हाई जंप है। उसके बाद में मैंने फिर नेशनल खेले, तो अलग अलग जगह हुई थी स्टेट हमारी। और नेशनल हमारे जैसे बेंगलोर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, स्टेम गीता जित्सी, और ये 800 की ओलंपिक खिलाड़ी थी। तब हमने उनको देखा कि ये लड़की दौड़ती है, मुझे नहीं पता था कि ये वही है जो इंडिया रिप्रेजेंट करती है। फिर जब इवेंट्स हुए तो हमारे साथ पीटी उषा के साथ मैंने हर्डल्स 400 हर्डल्स करा। फिर मेरे उदयपुर की भी एक लड़की थी, उसके फादर रेलवे में थे, वो हमीदाबाद में थी, तो
भी इंटरनेशनल प्लेयर थी। तो मेरे फादर जब वो 5th क्लास में थी, गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी, और वो भी स्कूलों में जैसे पार्टिसिपेट करते तो बहुत तेज़ दौड़ती थी। तो हमारे जो कोच थे उनकी नज़रें बहुत तेज़ थी, तो उन्होंने उनको स्टेट में ले जाए गए, तो वो फर्स्ट आ गई। फिर स्टेट से नेशनल में उसने मेडल ले लिया। फिर वो धीरे धीरे उदयपुर से वो प्रेजेंट करती थी, और उसने ओलंपिक 82 में भी गोल्ड मेडल लिया 800। तो वो फिर मुझे लेने आती थी। अच्छा, चलो आप भी मेरे साथ। फिर हम लोग उदयपुर में हमारी ऊपर पहाड़ी है, उस पर माता जी का मंदिर, हम लोगों को वो क्रॉस कंट्री के लिए वहाँ ले जाते थे। मीटर हमारा क्रॉस कंट्री होती थी, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती। उसमें भी मेरा 6th नंबर आया। तो एक बहुत लंबी यात्रा है जी। आपकी स्पोर्ट्स। और मैम जब चूँकि आप जब राजस्थान में रहे तब तक तो आप स्पोर्ट्स और एजुकेशन से जो, लेकिन आपकी राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। और जब आप जब यहाँ आए यहाँ ससुराल में आए तो ये राजनीति में थे, इनकी जॉब नहीं थी, तो बिल्कुल विपरीत था हम लोगों का। तो यहाँ हम आए तो हमारी घूंघट प्रथा, और वैसे राजपूतों में घूंघट प्रथा सब जगह एक जरूरी संस्कार है। संस्कार है हम लोगों का, तो अपनी मर्यादा में रहते हैं हम लोग। फिर यहाँ मेरे फादर इन लॉ ने तो बोला था, पर मैंने जब शुरू से घूंघट निकाला तो मैंने कहा नहीं, जब तक ये है जब तक मैं नहीं हटाऊंगी। और फिर ये राजनीति एक में आप राजपूतों का एक सम्मान है, ये गरिमा है। गरीब तो मैम जब आप यहाँ आए और जैसे आपने बताया कि 11 साल आपने अप डाउन भी किया सभी 11 साल नहीं, 1 साल करा, लेकिन 10 साल में गाँव रही। अच्छा 10 साल आप गाँव रहे और सभी को एजुकेशन की प्राथमिकता आपने दी। राजनीति की शुरुआत कब से हुई? राजनीति की शुरुआत तो मेरी 2000 में हुई है। अच्छा, जब फादर इन लॉ भी मेरे न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत में काफ़ी टाइम तक सरपंच रहे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड रहे, वो भी एक कंटिन्यू सरपंच रहे। पहले आरक्षण नहीं था, जब आरक्षण हटा तब फिर उन्होंने अपने ही वालों को सरपंच बनाया, लेकिन वो सब उस टाइम गांव में एजुकेशन की कमी थी, और उन्होंने अपनी उप सरपंच बन के अपने गांव का विकास करवाया। तो वो भी कम से कम 35 साल तक हाँ, सरपंच रहे। उसके बाद जब बारी आई थी आरक्षण में, तब महिलाओं को भी बोला कि भाई महिलाओं को भी पद दिया जाए। तो बागली जनपद अध्यक्ष वाली सीट महिला थी। तब फिर लोगों ने बोला था कि भाई हम कवरानी साहब को चुनाव लड़ाएंगे। तो फिर दाता बोले कि भाई देख लो, उनसे पूछ लो, वो लड़ते हो तो मैं तो यहाँ थी नहीं उस टाइम, पर आप थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मौका है। मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे वाइफ का अगर मौका आए तो बिल्कुल राजनीति में। फिर बीच में चुनाव कैंसिल हो गया था। फिर 6 महीने बाद वापस जो फॉर्म भरे हुए थे वो करे उन्होंने, और लोगों ने खूब मुझे प्रोत्साहन करा। तब वो वहाँ से आपकी एकदम सक्रियता एकदम मेरी सक्रियता शुरू हुई। फिर और कितने साल तक आप राजनीति में मैं 10 साल रही कंटिन्यू। एक बार आप 5 साल अध्यक्ष बनी, और 2005 में मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ी। अच्छा, हम दोनों साथ साथ ही लड़े, ये दूसरे वार्ड से लड़े, मैं दूसरे वार्ड से लड़े। अच्छा। हम दोनों जीते काफ़ी अच्छे वोटों से। क्या बात। हाँ, मैं पूरा उज्जैन संभाग में फर्स्ट नंबर से चुनाव जीती हूँ। उज्जैन संभाग लगता है, तो उसमें जिला परिषद में सबसे हाईएस्ट वोट मिले। मैम यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जिस तरह से लोगों ने आपको पसंद किया, जी सर जैसे हमें बताते हैं बातचीत में कि लोगों का बहुत प्रेम मिला, आप भी बताते हैं कि हम लगातार चुनाव जीते और उज्जैन संभाग में, फिर बावजूद इसके एकदम से आप लोगों ने थोड़े निष्क्रिय क्यों हो गए आप? निष्क्रिय तो तब राजनीति में अच्छा मौका था, फिर लोगों का थोड़ा मतलब रहा, लेकिन राजनेता जो बड़े बड़े थे वो उन्होंने हमको
काटना चाहा। और अब यदि वही नेता आपको प्रस्ताव देते हैं तो आप मन बना सकते हैं? प्रस्ताव तो जैसे पहले वाली जो राजनीति थी कि एक शौक होता है ना कि शुरुआत में जब हम लोगों का इतना अच्छा चल रहा था, अब एकदम डाउन करके फिर वापस उठना बहुत। लेकिन क्षेत्र में तो आज भी आपका वो नहीं, रुतबा है, आज भी वो सब लोग करते हैं कि ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे हमको राजनीति में। जो भी मिलेगा वो आजकल आपने समाज देखा, भी समाज में भी आप जैसी शख्सियतों की ज़रूरत है। जी। तो अब यदि मान लीजिए वही लोग आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं तो आप फिर से मन बना सकते हैं? अब मन तो क्या, अब हमारी एज हो गई है तो थैंक यू। चलना फिरना थोड़ा सा प्रॉब्लम। और राजनीति में क्या, क्षेत्र में नहीं जाए तो लोगों को यूँ लगता है साहब देखो चुनाव के टाइम पे ये लोग आके वोट मांग गए, अब जब काम पड़ेगा तो फिर हम लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो फिर थोड़ा। निश्चित तौर से जिस तरह से हम सर से बात करते हैं वो भी इन्हीं सिद्धांतों की बात करते हैं, आप भी इन्हीं सिद्धांतों की बात करते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भविष्य में फिर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, जिस तरह से संदर्भ यही है कि हम आपकी जो रियासत है बोरखेड़ा जागीर, उसी पे पूरे इतिहास को समेटते हुए हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं। यदि इसी इतिहास पे मेरा प्रश्न आपसे रहे कि आपने इसको कितना समझा? जब से हमने जन्म लिया इस परिवार में, हमने हमेशा से देखा अपने ग्रैंडफादर को, अपने फादर को, कैसे उन्होंने हर चीज़ को साथ में लेके वो चले। गांव हो, शहर हो, सब जगह हमें एक अच्छा रॉयल्टी महसूस होती है हमेशा। और हम हमेशा अपने ग्रैंडफादर से काफ़ी बातें सुनते हैं रियासत कालीन जो समय था उसके बारे में। हमें काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। और उनका जो समय था, खैर वैसा समय तो अब नहीं है, पर उनसे हमें काफ़ी सारे किस्से, कहानियाँ सुनने को मिलती है, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी गौरव महसूस होता है। जिस तरह से हम मीनाक्षी मैम से सर से बात होती है तो जो इतिहास में आपकी रियासत में निकल के आता है कि एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया। जी बिल्कुल। आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ? मेरी शुरुआती एजुकेशन तो यहीं से हुई। उसके बाद फिर मैं उदयपुर चली गई राजस्थान में। फिर वहाँ से मैं विदेश चली गई अपनी आगे की डिग्री लेने के लिए, जो कि होटल मैनेजमेंट में है। वहाँ मैंने 4 साल पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया आई। फिर मैंने यहीं से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। और रिसेंटली अभी मैंने कुछ महीनों पहले ही पेस्ट्री में डिप्लोमा हासिल किया है बैंगलोर से। तो शुरू से ही हमारे घर में ऐसा माहौल है कि पढ़ाई लिखाई के लिए सभी लोग बड़ा सीरियस रहते हैं और बोलते हैं कि आप जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िए। और हम लोगों के बुआ लोगों के टाइम में भी जब एजुकेशन इतनी इजीली लड़कियों को अवेलेबल नहीं थी, उस समय भी वो लोग काफ़ी पढ़े। और सभी लोग, हम जितने भी हम लोग चारों भाई बहन हैं, हम सबकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, अलग अलग जगहों से है, बट यस हम लोग सब अच्छे से एजुकेटेड हैं। मैम, जब इस रियासत के संस्कार आपने देखे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के एजुकेशन के माहौल को, और जब आपकी मैरिज हुई फिर आप उस परिवार में गए, तो कितना समानांतर दिखाई दिया आपको सभी? मुझे काफ़ी कुछ समानांतर दिखा, क्योंकि मेरी जिस फैमिली में शादी हुई है वो भी जयपुर रियासत का एक बहुत ही जाना माना घराना है। तो मुझे कुछ खास कोशिश नहीं करनी पड़ी वहाँ घुलने मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी सब रहन सहन लोगों का वैसा ही है। और वो लोग भी एक जागीरदार फैमिली है, तो उनका भी एक इतिहास, जी उनका भी एक बहुत अच्छा पुराना इतिहास है। तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहा उस माहौल में अपने आप को ढालना, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ से वहाँ जाना, थोड़ा सा संस्कृति में डिफरेंस ये है कि यहाँ एमपी में थोड़ा सा कुछ ट्रेडिशंस अलग हैं और वहाँ कुछ ट्रेडिशंस अलग हैं।
बस ऐसे ही समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे हम अपने आप को ढालते गए। ऋतुराज मैम, यदि हम आपसे निवेदन करें कि महिलाओं के लिए, समाज की महिलाएं, जी। हर वर्ग की महिलाएं अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए किन सिद्धांतों का पालन करें, तो क्या संदेश रहेगा? मेरा सभी से यही संदेश रहेगा कि वो जितनी भी शिक्षा उन्हें मिले और जितना भी वो पढ़ना चाहें, वो सबसे पहले तो अपनी एक बेसिक एजुकेशन पूरी करें, क्योंकि शिक्षित महिला ही आगे जाके 2 परिवारों को संपन्न बना सकती है। तो मेरे ख्याल से मेरा सिर्फ यही सबको मैसेज रहेगा कि एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। आप अपनी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अपने आप को इस मुकाम पे लेके जाएं कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाएँ। और फिर अगर आप और किसी की मदद कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, किसी और फील्ड में, तो आई थिंक आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आपने संदेश दिया कि सफलता की जो कुंजी है वो एजुकेशन जी ही है, बिल्कुल और इन विषयों पर हम भविष्य में फिर आपसे बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिस तरह से हम बोरखेड़ा जागीर के पूरे इतिहास और रियासत पे लघु फिल्म तैयार कर रहे हैं, और मीनाक्षी मैम से बात हुई, सिसोदिया साहब से बात हुई, अब परिवार के एक और सदस्य जो बोरखेड़ा के सरपंच भी हैं, दीप गौर जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और यदि आपसे भी हम वही प्रश्न करें कि इस रियासत के इतिहास को आप कितना समझते हैं, क्या इसका गौरव है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही गौरवशाली इतिहास है यहाँ का भी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूटेड हैं। बट मराठास और ब्रिटिशर्स ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पर, बट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है रूट्स तो, और लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोगों को और बहुत एडमायर करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कुछ नुकसान अभी हुआ नहीं है जितना और ब्रिटिशर्स ने किया था। क्योंकि अब आप क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो कैसा लगता है मैम? राजनीति में भी हैं, परिवार का भी एक दायित्व है, एक इतिहास, एक गरिमा है, और अब आपको तमाम मूल्यों, सिद्धांतों के साथ राजनीति भी करना है। बिल्कुल वैसे ही लगता है, ऐसे ही चलता आ रहा है। पहले के लोग भी सेवा ही कर रहे थे और हम लोग भी अभी उसी पोजीशन में आ पाए लोगों की वजह से, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के टाइम में भी लोग इसी फैमिली को पसंद कर रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा ही हो रहा है, और हम आज भी उसी लेगेसी को मेंटेन कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों की हेल्प हो पाती है, लोग बिल्कुल आराम से आपके पास आके अपने मन की बात करते हैं और हम उसका सल्यूशन करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होके, बिल्कुल बायस नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि इसका फेवर या उसका फेवर, बिल्कुल निष्पक्ष होके और डिसीजन ले पाते हैं। तो हमें बहुत खुशी है इस चीज़ से। पंचायत के लोग आपके पास समस्याएं लेके आते होंगे, किस तरह से आप लोगों समस्याओं का निराकरण करते हैं? महिलाएं किस तरह से आपसे जुड़ती हैं? आपने कुछ नवाचार भी किए हैं आपकी पंचायत में? महिलाएं, गांव की महिलाओं की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सर पानी नहीं आ रहा है, सड़कें सही नहीं हैं, या हमारी जो सब्सिडीज़ हैं वो हमको नहीं मिल रही हैं, और कच्चे मकान हैं तो आवास योजना के अंदर हमारा नाम दर्ज कराएं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो उन सब के सॉल्यूशंस बहुत आराम से हो जाते हैं, क्योंकि अब बेसिक गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच की जो चेन है, कड़ी है, वो हम हैं। तो उसको हम आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। और मैम, जिस तरह से आपकी पंचायत है, जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि निर्विरोध पंचायत है, और सभी पंच भी शायद आपके सभी महिलाएं हैं, तो महिलाएं, क्या लगता है आपको समय के साथ उनके विकास हो रहा है महिलाओं? विकास तो सर बहुत पहले से विकसित हैं ये,
आपको लेडीज़ को तो मुझे लगता है कि अब रानी लक्ष्मीबाई का एग्ज़ाम्पल याद करने की ज़रूरत है, रानी अहिल्या बाई का एग्ज़ाम्पल याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज़ पिछड़ गए। क्योंकि ये तो पुराने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो लेडीज़ हैं वो बाहर से इतने सॉफ्ट हैं कि वो अपनी अंदर की स्ट्रेंथ भूल गए। उनको बस वो याद करने की ज़रूरत है। इस तरीके की बड़ी बड़ी जो लेडीज़ हुई हैं हिस्ट्री में, उनको याद करने की ज़रूरत है। वो स्ट्रेंथ अपने आप आ जाएगी। बाकी लेडीज़ कभी भी दबा हुआ वर्ग कभी नहीं रहे हैं, तो बस उनको आप रोल मॉडल बनाइए अपना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यही आपका संदेश है महिला। बिल्कुल। तो दीप और भी मैम से बात की और जिस तरह से एक बहुत महिलाओं के लिए एक बहुत सशक्त आपने संदेश दिया कि जो आइकॉन रहे हैं उनको बस याद करने की ज़रूरत है। महिलाएं शुरू से ही स्ट्रांग रही हैं। एक बड़ा संदेश आपने हमें दिया है और इन्फॉर्म ह्यूमन परिवार की ओर से आपका बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम आपकी पंचायत के विषयों पर लेकर आपसे बातचीत करेंगे। थैंक यू। तो अब हम सिसोदिया साहब की बेटी आम्रपाली सिसोदिया जी से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से आपको मालूम ही है कि हम लोग आपका जो फैमिली रही उस पर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और यहीं से हम आपसे भी बातचीत शुरू करेंगे कि ये जो रियासत है वो आपने कितना समझा और इसको किस नज़रिए से देखते हैं। एक्चुअली बहुत गर्व की बात है कि हम बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से जुड़े हुए हैं। इसको लेके क्या है कि हमारे ऊपर भी काफ़ी जवाबदारियाँ आती हैं। सोसाइटी में हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना होता है और जैसा कि हमने हमारे पेरेंट्स को देखा कि वो काफ़ी हम सबको अपलिफ्ट करने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। गर्ल्स के लिए भी उन्होंने जो है बराबर उनको एजुकेट किया और हाईली एजुकेट किया। तो ये भी एक अपने आप में एक मिसाल है। एजुकेशन मैंने बीकॉम किया दिल्ली इंडिया यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद मैंने MBA किया एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस और फिर मैंने B.Ed किया विक्रम यूनिवर्सिटी से। और अभी फ़िलहाल में मैं जोधपुर में मैरिड हूँ, तो वहाँ मैं राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल है जो रॉयल फैमिली का स्कूल है, वहाँ पे मैं टीचर हूँ और वो भी गर्ल्स स्कूल ही है। तो मेरा भी रुझान शुरू से बच्चों की एजुकेशन के लिए काफ़ी था, तो मुझे अपना करियर उसी में बनाना था कि जैसे हम लोगों को हमेशा हर चीज़ में डेवलप किया, हर चीज़ में मैं घुड़सवारी भी सिखाई, पापा ने हमें शूटिंग भी सिखाई और स्विमिंग और सारी स्किल्स जो भी होती हैं। तो वही उस स्कूल में भी है काफ़ी जो आसपास के गांव के लोग हैं जो कि शहर में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए बोर्डिंग स्कूल है, वो बोर्डिंग फैसिलिटी है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो मैं यहाँ से जो संस्कार हैं, यहाँ से जो सारे चीज़ें वो मैं वहाँ पे भी इनकॉर्पोरेट करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो लघु फिल्म एक्स जागीरदार परिवार बोरखेड़ा दरबार उनकी रियासत पर उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो रॉयल लाइफ स्टाइल है, उस पर ये फिल्म आप लोगों ने देखी और जिस तरह से हमने दरबार से बात करते हैं, आदरणीय प्रदीप सिंह जी सिसोदिया साहब से बात होती है, मीनाक्षी मैम से बात होती है और उनके बेटे उनकी बेटियों से बातचीत होती है, तो जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है इस पूरी फिल्म में वो ये है कि जिस तरह से मीनाक्षी मैम बात करते हैं स्पोर्ट्स की और कई गोल्ड मेडल्स उन्होंने अपने
नाम किए, जिसमें राव साहब हिम्मत सिंह जी नैन बारा जो उनके कोच रहे, उनको भी वो बड़े श्रद्धा के साथ इस बातचीत के दौरान याद करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सिसोदिया साहब ने अपने बच्चों को जिस तरह के संस्कार दिए और उनसे जब बातचीत होती है तो इस पूरी शॉर्ट फिल्म का जो सारांश है वो ये है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में, अपने जीवन के विकास में एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक रॉयल फैमिली इस तरह का ये संदेश देती है कि उनके दादा, उनकी बुआएं, उनके मामा, उनके बच्चे, स्वयं सिसोदिया साहब, मीनाक्षी मैम, सभी का एक बहुत जबरदस्त एजुकेशन है और जबरदस्त उनके संस्कार हैं। वो एक बातचीत में आम्रपाली मैम बोलती हैं कि चूंकि हम लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार की प्रतिष्ठा है, तो हमें उस तरह से जीना होता है कि लोग हमारे जीने के सलीकों से सीखें। ये बहुत महत्वपूर्ण से संदेश है। तो यही इस लघु फिल्म का मूल उद्देश्य है कि इस रॉयल परिवार के जो मुख्य संस्कार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं और एजुकेशन का जीवन में क्या महत्व है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम समाज तक पहुंचा पाएं। यही हम उद्देश्य लेकर यहाँ पहुँचे थे और ये लघु फिल्म आपके लिए हम सौंप रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। बहुत धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।